देखो, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और ये पता लगाना चाहते हो कि आखिर कौन सी कंपनी है जो मेरे को मैक्सिमम रिटर्न्स दे सकती है, उन कंपनीज को ढूंढ के निकाला कैसे जाता है और ये कैसे समझा जाता है कि कौन सी कंपनी के स्टॉक को खरीदना चाहिए और कौन सी कंपनी के स्टॉक को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो ये सारी चीजें करने के लिए ना एक चीज काम में आती है जिसको कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, इस चीज को एग्जीक्यूट कैसे करा जाता है, ये सारी चीजें अभी आपको इस वीडियो में समझ में आने वाली है, क्योंकि ये एक पूरा क्रैश कोर्स है जिसमें आपको एक एक चीज हम स्टेप बाय स्टेप कवर करके समझाएंगे कि कैसे ये चीजें आप भी कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले ना आप ये समझो कि फंडामेंटल एनालिसिस आखिर होता क्या है। अगर बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं, फंडामेंटल एनालिसिस होता है जिसके अंदर आपको ये दो चीजें निकालनी होती है, व्हाट और हाउ। अब ये व्हाट और हाउ में क्या चीजें निकलती हैं? पहली चीज रियल वैल्यू, यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस में हम क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं रियल वैल्यू। और हम उसको निकालते कैसे हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करके। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आप समझना चाहते हो कि क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, इसको हम बनाना एनालॉजी से समझेंगे कि कैसे काम करता है। मान लो आप केले खरीदने गए और आपने किसी से बोला कि भाई केले का क्या रेट है। उसने बोला 50 रुपए का एक केला है। अब आपको ये 50 रुपए का एक केला सुन के ही शौक लग जाएगा कि यार ये 50 रुपए का कैसे हो सकता है एक केला, है ना? तो ये जो पूरी चीज है, ये जो आपको शौक लगा, ये क्यों लगा? आपने सोचा। ये शौक आपको इसलिए लगता है क्योंकि आपके दिमाग में जो सबसे पहली चीज आती है ये चीज सुनकर, वो ये आती है कि यार 50 रुपए का कैसे हो सकता है केला? 50 रुपए तो बहुत ही ज्यादा है, इतना महंगा तो होना नहीं चाहिए। अब आप एक चीज समझो, ये बनाना एनालॉजी से हमने ये चीज समझी कि अगर मान लो आप मार्केट में जाते हो किसी चीज को खरीदने के लिए और आपने केले वाले से बोला भाई केला क्या दिया, उसने बोला 50 रुपए का एक केला, तो आपको ये सुन के लगेगा कि यार ये चीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब कोई पर्टिकुलर कंपनी का जो स्टॉक है वो महंगा है या वो सस्ता है, ये आप कैसे पता लगाओगे? ये आप पता लगाते हो इंट्रिंसिक वैल्यू से। तो भाई होगा क्या कि अगर आपको किसी ने बोला कि देखो केला 50 रुपए का एक है, तो आप उस केले की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालोगे और इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल के आपको समझ में आ जाएगा यार ये 50 रुपए बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। क्योंकि अब क्या है, केला एक ऐसी चीज है जो आपको अपने दिमाग में पता है कि भाई देखो केले की इतनी वर्थ नहीं होती, एक केला थोड़ी 50 रुपए का होता है, 50-60 रुपए में तो पूरा दर्जन मिल जाएगा। तो क्या होगा, आप उसको बोलोगे भाई देख तू बेवकूफ मत बना, पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब है, 50 रुपए मांग रहे हैं एक केले के। तो क्या है, ये आपने कैसे डिटरमाइन किया कि केला ओवर प्राइस्ड है या अंडर प्राइस्ड है? बनाना एनालॉजी से। बनाना एनालॉजी में आपने ये पता कैसे लगाया? इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल के। और सेम चीज आपको करने की जरूरत पड़ती है जब आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो। क्यों? क्योंकि देखो, आप किसी कंपनी के बारे में तो ऐसे जजमेंट नहीं पास कर सकते ना जैसे आप बनानास के बारे में पास करते हो। उसी चीज के लिए आपको ये रिक्वायरमेंट होती है। अब आप कुछ चीजें ध्यान से समझना। देखो, टॉप डाउन अप्रोच को हमेशा हमें इस्तेमाल करना होता है जब भी हम कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस कंडक्ट करते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो कि किसी भी कंपनी का मेरे को स्टॉक निकालना है, मान लो आप स्टॉक इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, आप कहते हो यार म्यूचुअल फंड्स नहीं करना, मैं इंडिविजुअल कंपनी के स्टॉक्स निकालूंगा और उसमें पैसा डालूंगा। अब आप कैसे पता लगाओगे कि कंपनी का जो स्टॉक है वो सही प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, मेरे को खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए? उस टॉप डाउन अप्रोच के अंदर ये तीन चीजें आती हैं, इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस और कंपनी एनालिसिस। अब ये क्या होता है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है? पहली चीज देखो, इकोनॉमी एनालिसिस ना आपको ये बताएगी कि आखिर बिग पिक्चर क्या है इकोनॉमी की। जैसे कि अभी इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी अभी ग्रोथ पे है, राइट, ऊपर जा रही है। अब जैसे अगर आप जापान की इकोनॉमी देखोगे तो जापान की इकोनॉमी में प्रॉब्लम ये है अभी के टाइम पे ना, जापान की इकोनॉमी नेगेटिव ग्रोथ शो कर रही है, जापान की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, राइट। और पिछले कई सालों में जापान की इकोनॉमी ग्रो नहीं करी है। तो अगर आप इकोनॉमिक एनालिसिस करोगे तो आपको ये दिख जाएगा कि भाई जापान की इकोनॉमी तो ग्रो करी ही नहीं है, तो वहां पे आपकी बिग पिक्चर क्या है? आपकी बिग पिक्चर नेगेटिव है, ठीक है। अब दूसरी चीज है इंडस्ट्री एनालिसिस। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि देखो यहां पर आप स्टॉक में इन्वेस्टिंग कर रहे हो, आप स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो। तो इंडस्ट्री एनालिसिस आपको क्या बताएगा कि ग्रोइंग सेक्टर्स कौन कौन से हैं। अब अगर मान लो फार्मा एक ग्रोइंग सेक्टर आपको नजर आ रहा है, आपको ये नजर आ रहा है कि यार इंफ्रा में अभी काफी ज्यादा स्कोप लग रहा है, एफएमसीजी में काफी ज्यादा स्कोप लग रहा है, तो ये आप पता कैसे लगाओगे? ये आप पता लगाओगे इंडस्ट्री का एनालिसिस करके कि कौन सी इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। फिर आप इंडस्ट्री चूज करोगे और फिर जो आप करोगे उसको कहते हैं कंपनी एनालिसिस। तो जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस करके किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हैं ना, कभी भी हम ये नहीं सोचते कि अरे यार टाटा मोटर्स का नाम बहुत ज्यादा अच्छा है तो टाटा मोटर्स उठा लेते हैं, या अरे एलआईसी बहुत सही कर रही है, एलआईसी बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी हमारे देश की, तो एलआईसी में पैसा डाल देते हैं। ऐसे काम नहीं होता है।
आपको पहले समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी क्या कह रही है, फिर आपके लिए समझना जरूरी है कि पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्री क्या कह रही है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, किस पेस पे ग्रो कर रही है। कोई इंडस्ट्री 15% पे बढ़ती है, कोई इंडस्ट्री 20% पे बढ़ती है, कोई इंडस्ट्री सिर्फ 9% पे बढ़ती है। तो आपको ये देखना भी जरूरी है। फिर कंपनी एनालिसिस में अब आपको ये निकालना है कि आखिर बेस्ट कंपनी कौन सी है जिसमें मैं पैसा डाल सकता हूं। अब ये आप निकालोगे कैसे, ये करने का प्रोसेस क्या है, तो देखो प्रोसेस समझते हैं। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले ना आप एक चीज समझो, कभी भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये समझना पड़ता है कि यार यहाँ पे जहाँ पे मैं पैसा डाल रहा हूँ वो पूरी चीज कैसी है। मतलब कि अगर आप इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट के अंदर पैसा डाल रहे हो और आपको ये दिख रहा है कि यार लोग तो घर ही नहीं खरीदना चाह रहे, लोग तो रेंट पे रहना चाह रहे हैं, तो अब एक बात बताओ, जब लोग रेंट पे रहना चाह रहे हैं तो मेरे घर का प्राइस कैसे ज्यादा बढ़ेगा। आप कहते हो यार मैं लैंड में इन्वेस्टमेंट करूंगा, अब लैंड का एप्रिसिएशन कब होगा, जब डिमांड बढ़ेगी। या फिर मान लो आपने बोला मैंने एक फ्लैट खरीद लिया, अब इस फ्लैट का जो रेट है वो बढ़ेगा कब, जब डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। मान लो लोग खरीदना ही नहीं चाह रहे, लोग रेंट करना चाह रहे हैं, तो क्या आपको वो रिटर्न्स मिलेंगे, नहीं ना। अब ये चीज समझने के लिए आपको कई सारी चीजें समझनी पड़ती है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से वर्क करती है और इकोनॉमी की कौन कौन सी चीजों का स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ता है और स्टॉक्स के ऊपर पर्टिकुलरली क्या असर पड़ता है। सबसे पहली बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ की। देखो जीडीपी ग्रोथ का जो इम्पैक्ट होता है ना, देखो मैंने यहाँ पे ना 3 सेगमेंट्स बना रखे हैं। पहला है इंडिकेटर कि क्या इंडिकेटर है, दूसरा है कि क्या इम्पैक्ट होता है, और तीसरा है वे टू ट्रैक, आप ट्रैक कैसे कर सकते हो। तो अगर आपको जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव नजर आ रही है तो आपको पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर आपको दिख रहा है कि यार जीडीपी ग्रो कर रही है, अभी जैसे पिछले कुछ सालों से हमारी जीडीपी काफी ठीक ठाक तरीके से ग्रो कर रही है, उसका इंपैक्ट आपको स्टॉक मार्केट में भी दिखा होगा कि स्टॉक मार्केट भी ऊपर गया है। उसके बाद अगर आप देखोगे कि कहां से ट्रैक करना है, तो एनएसओ नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस के डेटा रिकॉर्ड्स होते हैं, वहां पे आपको ये डेटा मिल जाएगा, और आरबीआई की रिपोर्ट्स में आपको ये डेटा मिल जाएगा, यहां से आप ट्रैक कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना, आप एक ओवरऑल सही व्यू नहीं बना पाओगे इन्वेस्टमेंट करने से पहले। दूसरी चीज है हाई इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो क्या इंपैक्ट होगा स्टॉक मार्केट पे, नेगेटिव इंपैक्ट होगा। स्टॉक्स के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट होगा। आप चाहे आप इंडेक्स फंड लो चाहे कुछ भी लो, इंडेक्स फंड भी स्टॉक से ही बनता है, तो स्टॉक्स के ऊपर इंपैक्ट अगर नेगेटिव होगा तो इंडेक्स फंड भी नीचे ही जाता हुआ आपको नजर आएगा, तो नेगेटिव इंपैक्ट होता है। कहां से पता लगाना है, एनएसएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और आरबीआई रिपोर्ट्स। अब आगे बढ़ते हैं, अगली चीज है राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। अब आप एक बात बताओ, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या इंपैक्ट होगा, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। मैं आपको बताता हूं नीचे जाएगी। क्यों नीचे जाएगी, सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट रेट जितना ज्यादा होगा लोन ले पाना उतना मुश्किल होगा। जब लोन ले पाना महंगा हो जाता है तो बिजनेसेस के पास जो कैपिटल है उसका एक्सेस कम हो जाता है, और जब किसी बिजनेस के पास कैपिटल का एक्सेस कम होता है तो वो बिजनेस कम एक्सपैंड कर पाता है, उसको अपने रिसोर्सेज को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ता है, कभी कभी फायरिंग भी करनी पड़ती है, तो आपको नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अब ये डेटा कहां से देख सकते हो, आरबीआई एमपीसी अनाउंसमेंट, यानी कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती है ना उसकी अनाउंसमेंट होती है। आप अगर न्यूज भी चेक करोगे तो आपको न्यूज में आराम से ये चीज मिल जाएगी। अगली चीज देखते हैं। अब अगली चीज है एफआईआई और एफपीआई का इन्फ्लो, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जब ज्यादा पैसा डालते हैं हमारी स्टॉक मार्केट में तो क्या इंपैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, सीधी सी बात है। और ये डेटा आपको कहां से मिल जाएगा, एनएसडीएल और सीडीएसएल की वेबसाइट के ऊपर आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा। अब ये चीजें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि जब तक आप इस डेटा को ट्रैक नहीं करते हो ना, आपको मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट ही समझ में नहीं आएगा। और जब आपको यही नहीं समझ में आएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आप सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लोगे कैसे। चाहे आप स्टॉक में इन्वेस्ट करो चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना। उस डिसीजन के लिए आपको ये सारा डेटा समझना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं अगली चीज के ऊपर। वो चीज क्या है, वो ये है कि देखो अब आपको ना अपना प्लेग्राउंड थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा चीजों को समझने के लिए, और चीजों को समझने के लिए जब प्लेग्राउंड बड़ा करते हैं तो कुछ चीजों को बहुत ध्यान से देखते हैं। वो क्या चीजें, सबसे पहला ग्रोथ रेट। आप ये देखो कि क्या मैं जिस भी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूं उसका ग्रोथ एक्सपेंडिंग है, वो मेच्योर हो गई है, या वो डिक्लाइन कर रही है। अब ये कंपनी और इंडस्ट्री दोनों के ऊपर लागू होता है। मतलब कि आपको ये पता लगाना है, भाई मान लो फॉर सपोज आपने डिसाइड किया कि यार मैं ना ऐसा करता हूं, मैं एलआईसी के अंदर इन्वेस्ट करता हूं, ठीक है। अब आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या एलआईसी एक एक्सपेंशन फेज में है, क्या एलआईसी मेच्योरिटी फेज में है, या फिर उसकी जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन कर रही है। अब ये कैसे पता लगेगा आपको, सीधी सी बात है,
फाइनेंशियल्स को चेक करके, आप फाइनेंशियल्स चेक करोगे तो आपको नजर में आ जाएगा कि भाई कंपनी एक्सपैंड कर रही है, कंपनी ठीक ठाक मतलब सस्टेन कर रही है, मैच्योर हो गई है, या फिर अब कंपनी नीचे जा रही है, डिक्लाइन कर रही है। अगली चीज जो आपको देखनी है वो देखना है कंपटीशन। अब कंपटीशन में आप क्या देखोगे, जिस भी पर्टिकुलर चीज में आप पैसा डाल रहे हो वो फ्रेगमेंटेड में काम कर रही है, डोमिनेटेड इंडस्ट्री है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप डिफेंस सेक्टर देखोगे ना हमारी कंट्री का, वो गवर्नमेंट द्वारा डोमिनेटेड है। उसके अंदर अभी अभी अगर आप देखोगे तो अडानी ने काफी अच्छी एंट्री करी है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द डिफेंस सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट डोमिनेटेड है। अब अगर वो गवर्नमेंट डोमिनेटेड है तो आप उसके अंदर जब पैसा लगा रहे हो तो आपको ये पता तो होना चाहिए कि यार अगर मैं डिफेंस के स्टॉक्स खरीद रहा हूं तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट डोमिनेटेड है और गवर्नमेंट के लिए गए डिसीजंस का इसके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। या फिर वो फ्रेगमेंटेड है, मतलब उसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं। इसका एक है, और मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो आप टेलीकम्युनिकेशन के अंदर इन्वेस्ट करते हो, आप कहते हो टेलीकॉम कंपनी के अंदर पैसा डालूंगा। अब टेलीकॉम कंपनी में अगर आप देखोगे जो प्लेयर्स हैं अभी के टाइम पे, वो कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं भाई। हमारा जियो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वोडाफोन आइडिया एग्जिस्ट करता है और हमारा एयरटेल एग्जिस्ट करता है। तो ये अगर आप लॉजिकली देखोगे तीन ही तो प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर। तो ये क्या है, ये डोमिनेटेड इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ तीन प्लेयर्स काम कर रहे हैं। अगर मान लो फॉर सपोज आप कहते हो यार मैं तो एफएमसीजी के अंदर काम करना चाहता हूँ, मेरे को एफएमसीजी में काम करना है। अब एफएमसीजी उतनी डोमिनेटेड नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अडानी भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो पतंजलि भी काम कर रहा है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी काम कर रहा है, यहाँ पे आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर भी काम कर रहा है, इमामी एक कंपनी है वो भी काम कर रही है। तो कई सारे प्लेयर्स हैं यहाँ पे। तो ये कंपेरेटिवली फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री है। ये आपको पता लगाना बहुत जरूरी होता है जब भी आप पैसे लगा रहे होते हो। अब हम वापस आते हैं, ठीक है, अगली चीज समझते हैं जिसको कहते हैं बैरियर टू एंट्री। अब अगर आप किसी कंपनी में पैसा डाल रहे हो तो आप एक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ये बात अपने दिमाग में साफ डाल लो। बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हुए आपको ये देखना है कि जिस कंपनी में मैं पैसा डाल रहा हूं भाई, उस पर्टिकुलर बिजनेस में जिसमें ये कंपनी काम कर रही है उसमें एंट्री बैरियर कितना बड़ा है। क्या उसका ब्रांड एक एंट्री बैरियर है, क्या कैपिटल एक एंट्री बैरियर है, या फिर लाइसेंस एक एंट्री बैरियर है। मैं आपको इन तीनों के एग्जांपल देके समझाता हूं, ठीक है, ब्रांड, कैपिटल, लाइसेंस। मैं आपको आगे ही लेके चलता हूं। यहीं पे ना, यहीं पे हम इस चीज को प्रॉपर तरीके से एक बारी समझ लेते हैं, ठीक है। यहीं पे मैं आपको इस चीज को समझाता हूं। हमने बात करी ब्रांड की, हमने बात करी कैपिटल की, और हमने बात करी लाइसेंस की, ठीक है। ब्रांड में सबसे पहले समझते हैं पिडिलाइट। अब पिडिलाइट की क्या खासियत है भाई? फेविकॉल। लोग ये थोड़ी बोलते हैं कि पिडिलाइट का प्रोडक्ट ले आओ, लोग बोलते हैं भाई फेविकॉल ले आओ कुछ भी चिपकाना है तो यहाँ पे क्या है, जो ब्रांड वैल्यू है ना, वो ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या है, ये एक एंट्री बैरियर है। कल को मान लो कोई भी अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है एडेसिव्स के अंदर, तो उसकी ब्रांड वैल्यू या उसका पर्टिकुलर प्रोडक्ट कभी भी पिडिलाइट का ये जो फेविकॉल इसने ब्रांड बना दिया ना, इसको बीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब सेकंड चीज समझते हैं कैपिटल। कैपिटल में क्या बात करते हैं, सीधी सी बात है। मान लो फॉर सपोज आप कहते हो यार मैं कल को एक डी मार्ट को हराने वाला स्टोर बनाऊंगा, या फिर मैं रिलायंस रिटेल को हराने वाला स्टोर बनाऊंगा। क्या आप हरा सकते हो? क्या आपके पास इनके जितना कैपिटल है कि आप इनके जितने स्टोर्स खोल दो? नहीं ना। क्या आप इनके जितनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो? नहीं ना। तो आपके पास कैपिटल एक्सेस नहीं है। कल को मान लो कोई उठ के खड़ा हो जाए, कहेगा यार मैं तो ऐसी तैसी कर दूंगा, मुकेश अंबानी की भाई भी रिफाइनरी बनाएगा। भाई आप बना नहीं सकते हो ना। रिफाइनरी बनाने के लिए आपको जितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, क्या आपके पास उतना कैपिटल एक्सेस है? नहीं। अब जिस कंपनी में आप पैसा डाल रहे हो, क्या उस कंपनी के पास उतना कैपिटल है कि वो रिलायंस को हरा दे पेट्रोकेमिकल्स के अंदर? अगर जवाब है ना, तो उसके पास यहां पर रिलायंस के पास एक एंट्री बैरियर क्रिएट हो जाता है उसके कैपिटल की वजह से। और लास्ट चीज है लाइसेंस। अब इसके अंदर अगर आप देखो तो अडानी ने 7 एयरपोर्ट को उठाया है अभी। अब इनके पास 7 एयरपोर्ट का टेंडर है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से मैनेजमेंट का टेंडर है कि अब ये 7 एयरपोर्ट्स अडानी ग्रुप चलाएगा। तो यहाँ पे क्या है, लाइसेंस है। कल को कोई और कंपनी उठ के खड़ी हो जाए, कोई नई कंपनी आ जाए मार्केट में, बोले मैं एयरपोर्ट चलाऊंगी, तो उसके बाद लाइसेंस नहीं है ना, वो कर नहीं सकती इस काम को। आप समझ रहे हो? तो आप उस कंपनी के अंदर पैसा नहीं डालोगे। तो यहाँ पे अडानी के पास क्या है, लाइसेंस की वजह से एक एंट्री बैरियर क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे वापस आते हैं। अगली चीज क्या है, आपको ये समझना है कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो साइक्लिकल है या फिर डिफेंसिव है। इसका मतलब समझा देता हूं मैं आपको। सिंपल सी बात है,
आपको देखना है कि भाई कंपनी सीजनल बिजनेस करती है या फिर कंपनी ईयर लॉन्ग बिजनेस करती है। जैसे मान्यवर है भाई शादी के कपड़े बेचता है, तो शादी के कपड़े शादियों के सीजन के अंदर सबसे ज्यादा बिकते हैं, तो उनका बिजनेस सीजनल है। हालांकि वो उस पर्टिकुलर 4 5 6 महीने में बहुत पैसा बना लेते हैं, लेकिन उनका बिजनेस सीजनल है। और ईयर लॉन्ग बिजनेस क्या हो जाता है भाई, टेलीकॉम ईयर लॉन्ग बिजनेस हो गया, एफएमसीजी ईयर लॉन्ग बिजनेस हो गया, राशन तो पूरे साल कंज्यूम होगा। ये फर्क आ जाता है, तो आपको ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और अगली चीजें समझते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है, देखो कभी भी ना आपको अगर किसी भी कंपनी के अंदर पैसा डालना है तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे, आप फाइनेंशियल्स भी स्टडी करोगे, करेक्ट। फाइनेंशियल स्टडी करने के बाद भी आपको नंबर्स के पीछे की कहानी कैसे पता लगेगी। आपने कभी सोचा है, आप screener.com पे चले जाओ, टिकट टेप पे चले जाओ, ये वेबसाइट है जहां से आप देख सकते हो फाइनेंशियल्स, लेकिन आपको पीछे की कहानी कैसे पता लगेगी, वो पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूं कैसे पता लगाई जाती है। क्योंकि कभी कभी नंबर्स बहुत अच्छे होते हैं या नंबर्स बहुत अच्छे बनाए जाते हैं, मगर और भी चीजें आपके लिए समझनी जरूरी है, जिसमें सबसे पहला है बिजनेस मॉडल। भाई ये समझो कि कंपनी रेकरिंग पैसा बनाती है, वन टाइम पैसा बनाती है, बार बार पैसा बनाती है, या एक बार एक कस्टमर से पैसा बनाती है, उसका बिजनेस मॉडल कैसा है। अगली चीज, इकोनॉमिक मोड, यानी कि जो हमने बात करी थी एंट्री बैरियर या फिर उस पर्टिकुलर बिजनेस का मोट, मतलब कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है तो लॉन्ग टर्म में उसका स्टॉक आपको उतनी अच्छे रिटर्न्स लाके नहीं देगा, वो उतना परफॉर्म नहीं करेगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है परफॉर्म करे, लॉन्ग टर्म में आपका खेल बिगड़ जाएगा। और अगली चीज है मैनेजमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेंट और एथिकल मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। अब चाहे विजय माल्या सर पॉडकास्ट पे आके कुछ भी कह दे, मैनेजमेंट इश्यूज थे किंगफिशर में, और उसी की वजह से कंपनी का जो स्टॉक है वो भी क्रैश किया, कंपनी भी बंद हो गई, बहुत बैंड बजी है। तो वो क्या है, वहां पे कॉम्पिटेंट और एथिकल मैनेजमेंट नहीं था, तो मैनेजमेंट को भी आपको लुक करना बहुत जरूरी है। अब आगे चलते हैं, देखो इकोनॉमिक मोड की हमने बात करी, यानी कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की। अब आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे पता लगाओगे किसी कंपनी का, किस किस तरीके के कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस होते हैं, उनको हमने अभी यहाँ पे आपके लिए लिस्ट डाउन करा हुआ है। पहली चीज ब्रांड पावर, जिसकी बात मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले करी थी। किसका एग्जांपल लेके, पिडिलाइट का एग्जांपल लेके, फेविकॉल। फेविकॉल इतना ज्यादा बड़ा ब्रांड है ना, उसका रिकॉल इतना ज्यादा है कि लोग भूल ही नहीं पाते हैं। लोग ये नहीं बोलते हैं कि एडेसिव ले आओ, लोग बोलते हैं फेविकॉल ले आओ। आप समझ रहे हो। ऐसे ही अगर आप देखो सैवलॉन, सैवलॉन ब्रांड है, एंटीसेप्टिक का नाम आपको पता है, प्रोडक्ट का नाम आपको पता है, सैवलॉन का नाम आपको पता है, सेम चीज। अब आप अगली चीज समझो, अगली चीज है कॉस्ट एडवांटेज। डी मार्ट के पास एक बहुत बड़ा कॉस्ट एडवांटेज है, रिलायंस के पास कॉस्ट एडवांटेज है, एल के पास कॉस्ट एडवांटेज है। एग्जांपल समझाता हूं, डी मार्ट के पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा पैसा है तो वो ज्यादा माल ला सकता है, एक बार में ज्यादा माल ला सकता है, तो डिस्काउंट पे माल उठा सकता है, डिस्काउंट पे माल उठा सकता है, तो ज्यादा सस्ते में माल बेच सकता है। और क्योंकि बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन भी है तो और ज्यादा माल बहुत जल्दी बहुत ही सस्ते में बेच सकता है। तो ये जो कॉस्ट की एडवांटेज है ना, कि जिस कॉस्ट पे डीमार्ट बेचता है, जिस कॉस्ट पे रिलायंस बेच सकता है, जिस कॉस्ट पे एल अपनी चीजें करके देता है, उस पे पर्टिकुलर कंपनीज दे सकती है नहीं दे सकती। तो कॉस्ट एडवांटेज एक एडवांटेज होता है। पहला हो गया ब्रांड पावर, अगला हो गया कॉस्ट एडवांटेज। फिर है स्विचिंग कॉस्ट, मतलब कि कस्टमर छोड़ के जाना कितना डिफिकल्ट है। तो एचडीएफसी बैंक की स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है। आप एक बार अकाउंट खुलवाओ, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए अकाउंट बंद करवाने नहीं देते वो। इंश्योरेंस के अंदर एक बार कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता है तो उसको कंटिन्यू करता है, लंबे टाइम तक करता है। रेयरली आपने इंश्योरेंस पॉलिसी क्लोजर्स देखे होंगे, बहुत कम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी बंद करवा पाते हैं, क्योंकि और अगर करवाने भी जाते हैं तो उनके ऊपर पेनल्टी लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है। अब अगली चीज देखो आप, नेटवर्क इफेक्ट। इसका एक बहुत सही एग्जांपल है फेसबुक और इंस्टाग्राम। मतलब कि क्या एक कस्टमर और कस्टमर्स लेके आ रहा है, और जितने कस्टमर्स आ रहे हैं वो और कितने ज्यादा कस्टमर्स लेके आ रहे हैं, इसको कहते हैं नेटवर्क इफेक्ट। अगली चीज आप समझो, वो है रेगुलेटरी मोड। इसका मतलब क्या है, आईआरसीटीसी, एनएसडीएल, ये क्या है ना, ये रेगुलेटरी बॉडीज है। इनको आप ऐसे बीट नहीं कर सकते। जैसे बीएसई है, बीएसई का स्टॉक है, ठीक है, आप क्या कर लोगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बराबर में कुछ खड़ा कर सकते हो, उतना बड़ा नहीं कर सकते ना। एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। सेम आपका आईआरसीटीसी है। अब आईआरसीटीसी के पास क्या है, रेगुलेटरी एडवांटेज है ना। आईआरसीटीसी गवर्नमेंट ओन्ड है, तो रेगुलेटरी पावर्स है उनके पास, ये भी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होती है जो लोग समझ नहीं पाते हैं। आगे चलते हैं। अब देखो,
आप फाइनेंशियल स्टोरी को डिकोड कैसे करोगे? किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स को आप समझना चाहते हो, ये समझना चाहते हो कि आखिर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या बताते हैं, कितना सच है, कितना झूठ है, क्या चीज़ चल रही है। सबसे पहली चीज़ आपको 3 चीज़ें समझनी पड़ेगी, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। देखो मैं ना बहुत सिंपल रखता हूँ आपके लिए कंटेंट, ताकि आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, फाइनेंस बैकग्राउंड से हो तो भी आपको समझ में आए, नहीं हो तो भी आपको समझ में आए। देखो इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्या है, आपको 2 चीजें समझनी पड़ेंगी, रेवेन्यू जिसको हम कहते हैं टॉप लाइन, ये फाइनेंस की भाषा में बोलते हैं। अगला है नेट प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं बॉटम लाइन। तो कंपनी का रेवेन्यू कितना है ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या रेवेन्यू ग्रो कर रहा है लगातार या नहीं, और दूसरा क्या नेट प्रॉफिट ग्रो कर रहा है लगातार या नहीं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं, सीधी बात है। अगली चीज जो आपको देखनी पड़ेगी वो है बैलेंस शीट, जिसके अंदर 2 चीजें आती हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स मतलब जो कंपनी को पैसा कमा के देते हैं, लायबिलिटीज मतलब जो कंपनी को पैसा आगे देना होता है। इसके अंदर कई सारी चीजें आती हैं, अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हो तो आपको बहुत ज्यादा इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग होगी, नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, अभी आगे आपके लिए बहुत सारी चीजें आने वाली है। अगला है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये क्या बताता है आपको, एक्चुअल मूवमेंट बताएगा कैश इन बिजनेस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको कंपनी की कैश पोजीशंस की सबसे क्लियर पिक्चर दे सकता है। कभी कभी क्या होता है, कंपनीज का जो प्रॉफिट होता है ना, वो बुक्स में तो नजर आ रहा होता है लेकिन कैश ही नहीं होता कंपनी के पास। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके बुक्स में प्रॉफिट है लेकिन कैश नहीं है। तो वो आप कैसे पता लगाओगे, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ कैश इन बिजनेस आपको हमेशा कैश फ्लो स्टेटमेंट बताएगा, और किसी चीज से आपको पता नहीं लगने वाला। अब आगे चलते हैं, देखो रेशियोज को हम समझेंगे, और वैसे तो कई सारे रेशियोज होते हैं लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो, स्टॉक के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो। अब देखो पहला क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये क्या बताता है आपको, ये बताता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का क्या हिसाब है। रिटर्न ऑन इक्विटी का सिंपल सा मतलब है कि कंपनी का जो स्टॉक है उसके मुकाबले में कंपनी कितना पैसा कमा कर दे रही है। मान लो कंपनी का स्टॉक 1000 रुपए का चल रहा है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी ये बताएगा कि आखिर इस 1000 रुपए के पैरेलल में कंपनी कितना पैसा कमा के दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। तो अगर आपके पास 1000 रुपए का किसी कंपनी का स्टॉक है और उसके बराबर में कंपनी उस 1000 रुपए के स्टॉक के बदले में 200 रुपए कमा रही है, ठीक है, तो उसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो निकल कर आ जाएगा। मतलब कि इससे आप बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी का हिसाब लगाते हो कि क्या चल रहा है। अगली चीज, आप ये अगर कंसिस्टेंटली 15% से ऊपर है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे 3 कॉलम्स इसलिए बनाए हैं, पहला रेशियो कौन कौन से हैं, क्या मेजर करते हैं और क्या आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो अगर कंसिस्टेंटली 15 से ऊपर है तो मतलब सही है, यानी कि अगर 1000 रुपए का स्टॉक चल रहा है और 1000 रुपए के बदले में कंपनी 150 रुपए एटलीस्ट कमा रही है या 200 रुपए कमा रही है, तो कितना हो गया, 20% हो गया, गुड साइन, अच्छा है। अगर उससे ज्यादा है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कंसिस्टेंटली 15 से ऊपर होना चाहिए, तभी आपको उसमें पैसा डालना चाहिए। अगली चीज, डेट टू इक्विटी। ये क्या बताता है कि भाई देखो कंपनी ने कर्जा कितना ले रखा है और कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, यानी कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या उस हिसाब से चल रहा है, मतलब कि उसकी इक्विटी और उसके डेट के बीच में क्या कंपैरिजन है, ये आपको सॉल्वेंसी बताता है। मतलब कि मान लो अगर किसी कंपनी का जो मार्केट गैप है वो है 1000 करोड़, ठीक है, कंपनी के ऊपर मान लो कर्जा है 2000 करोड़ का, तो ये तो बहुत खराब हिसाब है ना। पॉइंट समझ रहे हो आप, कंपनी की जो इक्विटी की वैल्यू है वो है 1000 करोड़, कंपनी ने कर्जा उससे भी ज्यादा का ले रखा है, तो ये बहुत खराब चीज है। अब इसमें अगर ये 1 से कम है तो सेफ है, सीधी सीधी बात है। ये हमेशा 1 से कम होना चाहिए, अगर 1 से ज्यादा है तो मतलब कंपनी हाई रिस्क जोन में है, कंपनी ने ज्यादा कर्जा ले रखा है और कम पैसा इक्विटी से उठा रखा है। डेट टू इक्विटी रेशियो ये चीज आपको बताता है कि उसने शेयर होल्डर से तो कम पैसा ले रखा है, कर्जा बहुत ज्यादा ले रखा है। अगर उसने शेयर होल्डर से ज्यादा पैसा ले रखा हो और कर्जा कम ले रखा हो तो डेट टू इक्विटी रेशियो ठीक चलता है। अगर उसने शेयर होल्डर से भी उतना ही पैसा ले रखा है, डेट भी उतना ले रखा है, तो भी ठीक ठाक है। आप समझ रहे हो, तो 1 के आसपास पे हो जाएगा क्योंकि इक्वल हो गया ना, लेकिन 1 से कम होना बेटर माना जाता है, जितना कम होगा उतना सेफ होती है कंपनी। अगली चीज आप समझो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी सॉल्वेंसी बताएगी। सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंसी होता है कि भैया देखो कंपनी दिवालिया कैसे हो सकती है, कितना दिवालिया होने का उसका हिसाब चल रहा है, बहुत आसान भाषा में आपको बता रहा हूं मैं। अब क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या बताता है आपको कि कितनी बार
एक कंपनी अपने लिए गए लोन का इंटरेस्ट चुका सकती है, उस पे पैसा कितना है, इंटरेस्ट कितनी बार चुकाने का पैसा पड़ा है। तो ये जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है। अगर ये 3 से ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, हायर द सेफ। आपको पता है रिलायंस का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है? 4 से 5 के आसपास। यानी कि अगर कंपनी के ऊपर फॉर सपोज 25,000 करोड़ का कंपनी को इंटरेस्ट देना है हर साल, ठीक है, तो कंपनी 1.25 लाख रुपए कमा रही है, 1.25 लाख करोड़ रुपए कमा रही है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, मोटा मोटा 4 से 5 अगर चल रहा है तो। समझ पा रहे हो आप? तो वो अपने रेवेन्यू में से कितनी बार इंटरेस्ट दे सकती है, प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा हूं, प्रिंसिपल के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कितनी बार पे कर सकती है अपने पर्टिकुलर पैसे से, अपने रेवेन्यू से, उसको कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ये जितना ज्यादा होता है उतना बेटर होता है, उतनी कंपनी फाइनेंशियली पावरफुल होती है। लास्ट चीज है करंट रेशियो, ये लिक्विडिटी बताती है कि कंपनी के पास एक्चुअली में लिक्विडिटी कितनी ज्यादा है। कभी कभी कंपनीज के पास लिक्विडिटी का क्राइसिस भी आ जाता है, मतलब कि बुक्स के अंदर तो उनका रेवेन्यू होता है, हाथ में कैश नहीं होता, पैसा नहीं होता। तो ये अगर 1.5 से ऊपर है तो बहुत सही है। बेसिकली करंट रेशियो आपको ये बताता है जो शॉर्ट टर्म बिल्स है ना कंपनी के, उनको पे करने की कितनी कैपेसिटी है, जो अभी 1 साल के अंदर अंदर कंपनी को चुकाने हैं, उनको पे करने के लिए कंपनी के पास कितना पैसा अभी पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगली चीज समझते हैं, वो है द आर्ट ऑफ वैल्यूएशन। मतलब कि आप वैल्यूएशन कैसे निकालते हो और उसमें क्या क्या चीजें आपको समझनी पड़ती है। सीधी सी चीज है, दो तरीके की वैल्यूज होती हैं, एक होती है मार्केट वैल्यू, दूसरी होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। इस दोनों चीजों के बीच का मैं आपको फर्क बता देता हूं। मान लो रिलायंस का शेयर 1500 पे चल रहा है, ठीक है, ₹1500, और रिलायंस के शेयर की जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आ रही है, मान लो वो निकल के आ रही है 750 रुपए। अब ये क्या बताता है मैं बताता हूं आपको। देखो, मार्केट वैल्यू का मतलब है जो उसका स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर प्राइस चल रहा है। किस चीज पर डिपेंड करता है भाई? सप्लाई कितनी है पर्टिकुलर शेयर की, डिमांड कितनी है उस पर्टिकुलर शेयर की, इमोशंस कैसे चल रहे हैं मार्केट में, फियर चल रहा है, बहुत पॉजिटिव चल रहा है, क्या चल रहा है। तभी आपने देखा होगा क्या होता है कि कभी कभी जब कंपनी स्टॉक को बाय बैक करती है तो क्या होता है ना, उस पर्टिकुलर कंपनी स्टॉक बाय, पता है स्टॉक बाय बैक क्यों किया जाता है कंपनी द्वारा? ताकि उसकी सप्लाई कम हो जाए। अब मान लो किसी की डिमांड है 100, अभी उसकी सप्लाई चल रही है 80, तो उसका रेट होगा मान लो 1000 रुपए कोई पर्टिकुलर चीज की। अब मान लो आप सप्लाई ले आए 50 पे, तो इसका रेट और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि डिमांड तो अभी भी उतनी है, डिमांड तो अभी भी 100 है, आप सप्लाई को 80 से नीचे लाके 50 पे ले आए हो। पॉइंट समझ पा रहे हो आप? ये होता है जादू। जादू कुछ नहीं होता, सिंपल सी भाषा में ये होता है, कंपनीज अपने स्टॉक को बाय बैक करती है ताकि सप्लाई थोड़ी सी कम हो जाए और शेयर का जो प्राइस है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाए, जिससे कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बेनिफिट होता है। अब आप एक चीज समझो, इंट्रिंसिक वैल्यू हमने बोला 750 है, इसका मतलब क्या है कि रियल वैल्यू, मतलब कि अगर कल कल अगर कंपनी बंद हो जाए, उसके सारे के सारे एसेट्स को बेच दिया जाए, उसकी सारी लायबिलिटीज को सेटल कर दिया जाए, सारा पैसा इकट्ठा कर लिया जाए और शेयर होल्डर्स में अगर बांट दिया जाए, तो आपके हाथ में कितने पैसे आएंगे इस 1500 रुपए के कंपैरिजन में? इसको कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, रियल वैल्यू। अब समझ लिया आपने, ये है पूरा मामला। मतलब कि बहुत सीधी सीधी भाषा में, भाई कल को अगर मान लो रिलायंस बंद हो जाती है, तो आपने अगर 1500 रुपए पे शेयर खरीदा है, तो आपको अगर पैसे वापस होंगे सारी कंपनी लिक्विडेट होने के बाद, तो 750 ही होंगे, 750 से ऊपर नहीं होंगे, क्योंकि यही उस पर्टिकुलर शेयर की रियल वैल्यू है। और ये किस पे बेस्ड होती है? फंडामेंटल्स पे। और इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? फंडामेंटल एनालिसिस, जिसकी हमने अभी बात करी पूरी। अब आपके लिए ये चीज क्लियर हो गई है, फंडामेंटल्स के ऊपर बेस्ड होती है रियल वैल्यू, मार्केट के सेंटिमेंट सप्लाई डिमांड के ऊपर बेस्ड होती है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू के बीच में फर्क होता है। आप फंडामेंटल एनालिसिस क्यों करते हो? ये पता लगाने के लिए कि भाई मार्केट वैल्यू जितनी चल रही है, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है उसके कंपैरिजन में, क्या मैं इस पर्टिकुलर शेयर के लिए बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं दे रहा हूं, या मैं जायज पैसे दे रहा हूं, या मैं थोड़े से ज्यादा पैसे दे रहा हूं बट मेरे को ठीक लग रहा है, या मैं दुनिया जहान का पैसा दे रहा हूं इस पर्टिकुलर शेयर के लिए लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू तो कुछ है ही नहीं।
ये सारी चीजें कैसे समझ में आएंगी? फंडामेंटल एनालिसिस करके, जो हमने अभी आपके लिए ब्रेक डाउन किया। इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट होता है। अब एक गोल्डन रूल जाते जाते मैं आपको बता देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो है ये, बाय अ स्टॉक फॉर सिग्निफिकेंटली लेस देन यू थिंक इट इज वर्थ। मतलब कि मान लो आपने अपना फंडामेंटल एनालिसिस किया, सारा जमा भाग किया, और आपने देखा भाई रिलायंस का जो शेयर अभी चल रहा है 1500 पे, इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ना वो है 850। एग्जाम्पल, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए भाई 850 से थोड़ा सा सस्ता खरीद लूं। अब आप बोलोगे यार ये तो बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जरूरी थोड़ी रिलायंस ही खरीदना है, कोई और कंपनी ढूंढो। कोई तो कंपनी होगी ना जिसका स्टॉक प्राइस अभी चल रहा होगा 1000 पे। अब आज वो 1000 पे चल रहा है, आपने देखा यार इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 900 रुपए है, मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आया, इसका शेयर प्राइस 1000 से 850 पे आ गया। लेकिन आपको पता है यार कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ना वो 900 रुपए की है। तो इससे क्या होगा, अब आपको पता है कि भाई मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 900 रुपए है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, मार्केट प्राइस अभी 850 पे आ गया ना, मेरे लिए ये बेस्ट बाई है। अब टाइम आ चुका है इसको खरीदने का, आप इसको खरीद लो। वॉरेन बुफे यही करते हैं। और ये जो कोट है ना ये मेरा नहीं है, ये चार्ली मंगर का है, जो वॉरेन बुफे के सबसे अच्छे पार्टनर थे बर्कशायर हैथवे के। ठीक है, अब अगर आपने यहां तक पूरी चीजें समझ ली है, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो कोट है इसका इतना ज्यादा रेलेवेंस क्यों है, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज क्यों है कि आपको जो आपको लग रही है इंट्रिंसिक वैल्यू आपने निकाली है उससे भी सस्ते में खरीदना चाहिए, इसलिए खरीदना चाहिए। देख लो, पहला आपको ये प्रोवाइड करती है क्वेश्चन, अगर मान लो आपका कोई एरर हो भी गया, आपने देखा यार मैंने भाई 900 निकाली थी, ठीक है, अभी मैंने 850 में खरीद लिया है, आपने देखा कि यार कुछ एरर आ गया था, ये 900 नहीं है ये 870 है, तो भी आप 20 रुपए की तो प्रॉफिट में चल ही रहे हो, तो आपने एरर कर भी दिया ना अपने एनालिसिस में, तो भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है। अगली चीज क्या है, ये आपके डाउनसाइड रिस्क को बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर देता है। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी 900 रुपए की चीज 850 में खरीद ली है। ठीक है, अब लास्ट चीज, ये आपको बहुत सिग्निफिकेंट अपसाइड पोटेंशियल देता है। क्यों? क्योंकि जहां पर जनता ने इसको 1000 में खरीदा होगा, किसी ने इसको 900 में खरीदा होगा, आपने इसको 850 में खरीद लिया है, और अगर इसकी वैल्यू 900 है ना, रियल रियल वैल्यू अगर इसकी 900 है इंट्रिंसिक वैल्यू, तो आज नहीं तो कल ये शेयर 900 पे आएगा ही आएगा, तो 50 रुपए आपका प्रॉफिट तो बनना ही बनना है डेफिनेट। ये अगर आपको यहां तक पूरा समझ में आ गया है तो आपने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ समझ लिया है फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। अब इसमें और बहुत सारी डिटेल में चीजें आती हैं, बहुत अलग अलग चीजें आती हैं जो कि आपके लिए थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि और ज्यादा एडवांस में इस चीज को कवर करें तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, हम इसके अंदर और भी एडवांस्ड और डेप्थ में जाके आपको और ज्यादा चीजें सिखाने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।